हम बात ये कर रहे थे कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट एक इंस्टीट्यूशन है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया ताकि जर्मनी के ऊपर में जो अलाइड पावर्स रिपेरेशंस डाले थे, युद्ध का क्षतिपूर्ति का जो अमाउंट डाले थे, वो अमाउंट बहुत ही बड़ा था और वो अमाउंट को कैसे हैंडल किया जाएगा, कैसे चुकाया जाएगा, जर्मनी कैसे अलाइड पावर्स को पैसा देगा, उसके लिए ये बनाया गया था बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड की एक जगह है बेसल। बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट का एक कमेटी है, दैट कमेटी इज कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविजन, जो कि ऐसे नियम बनाती है ताकि स्ट्रेस के दौरान भी बैंक जो है वो काम करते रहे। अगर उनको लॉस हो भी जाए तो वो काम करते रहे, ऐसा ना कि बैंक डूब जाए। बैंक का डूबने का मतलब होगा इकोनॉमी में बहुत खराब असर पड़ेगा। अभी हम लोग देख रहे थे ना, यूएस का 3 बैंक डूबा और अभी बात हो रहा है कि इसे न रिसेशन आ जाए। ठीक है, तो बैंक को डूबने से बचाने के लिए जो नियम बनाया जाता है उस नियम को बोलते हैं बेसल नॉर्म्स। बेसल नॉर्म्स, ये बेसल नॉर्म्स आजकल 3 बार बन चुके हैं। पहला बेसल नॉर्म आया था 1988 में, दूसरा जो बेसल नॉर्म था वो आया था 2004 में, और थर्ड जो आया था इट वाज इन 2011। चूंकि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट जो है इसके दुनिया के बहुत सारे देशों के सेंट्रल बैंक मतलब रेगुलेटर, जैसे हमारी आरबीआई, वो आरबीआई जो है वो इट इज मेंबर ऑफ दिस बैंक बीआईएस। आरबीआई इज अ मेंबर ऑफ दिस बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट की आरबीआई मेंबर है। इसके अलावा लगभग 60 देशों के सेंट्रल बैंक इसके मेंबर है। तो चूंकि बैंकों का जो फेलियर होता है उसके कई बार इंटरनेशनल रैमिफिकेशंस होते हैं। यूएस का बैंक फेल करेगा तो सारा दुनिया में असर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यूएस फेल कर जाएगा तो असर केवल यूएस में पड़ेगा। 2008 में एक क्राइसिस आया था, किसको किसको याद है? बोलिए। और कुछ नाम है उसका? दूसरा नाम? 1 2 बोलिए। उसका नाम था सब प्राइम क्राइसिस। दूसरा नाम था ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। 2008 में आया था। ठीक, 2008 में अमेरिका के बैंक डूबे थे क्योंकि वो अपने सब प्राइम कस्टमर को, यानी उतने जो अच्छे कस्टमर नहीं थे उनको भी लोन दे दिए थे, और लोन दे दिए थे, वो पैसा वापस वो नहीं कर पाए। और सब प्राइम कस्टमर कौन थे? ये वो लोग थे जो बिल्डर थे, घर बनाते थे। वो घर बना दिए बैंक से लोन लेकर के, घर बिके नहीं, बैंक डूब गए। जब बैंक डूब गए तो उसका असर सारा दुनिया पे हुआ। थैंकफुली हमारे इंडिया पे उतना असर नहीं हुआ। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे थे कि इसका मतलब यह है कि इस तरह के नियम सारी दुनिया के अगर बैंक बनाए तो इट इज बेटर। एक दो बैंक से नहीं होगा, सारी दुनिया के बैंक बेहतर कंडीशन में रहे, इसके लिए नियम बनाया गया। तो आरबीआई इसकी मेंबर है। आरबीआई जो इसके नियम होते हैं उन नियमों को हमारे बैंकों को लागू करवाती है। ठीक, तो अभी जो नियम लागू हैं, these rules are called Basel III। Basel III, हम लोग इसी में बात कर रहे हैं। Basel III नॉर्म्स। Basel III नॉर्म्स में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। दिस इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो।
तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो भी बोलते हैं। रेशियो, दिस इज CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। बता रहे, यही तो बताने के लिए क्लास सभी करा रहे हैं। तो ये जो है इट इज कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ये एक नॉर्म है जिसके बारे में हम लोग भी जानने वाले हैं। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है उसको हम लोग CR जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, उसको हम लोग कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो भी बोलते हैं। ठीक, कॉमन नाम अगर आप बात करेंगे कि कॉमन नाम पेपर में क्या आएगा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, दिस इज CAR। और अगर आप थोड़ा टेक्निकल में जाएंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, CRAR। है क्या है ये कि बैंक का जो बिजनेस होता है, बिजनेस एज क्या करती है सोना? बैंक लोन देती है, और आपको लोन नहीं लेना है तो बैंक से कोई मतलब नहीं ना। तूफान हमेशा जाती है लोन लेने के लिए बैंक। हाँ, पैसा भी जमा करते हैं। एक पक्ष क्यों देख रही है? बैंक जो होती है वो डिपॉजिट लेती है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं आप बोल रही है कि इतना कौन बोलेगा, इतना आधा बोलते हैं, लोन देती है, उतना डिटेल में कौन बात पच्ची करेगा। दोनों काम करती है। ठीक, ये जो होती है डिपॉजिट लेती है और लोन देती है। इसके अलावा चेक का फैसिलिटी देती है, इसके अलावा वो लॉकर फैसिलिटी भी देती है, कई सारे काम है। बट हम लोग अभी फोकस्ड है डिपॉजिट टेकिंग एंड गिविंग लोन्स। तो वो क्या करते हैं, वो लेती है डिपॉजिट्स, थोड़ा इधर में दिखा रहे हैं, इट विल टेक डिपॉजिट्स। तो डिपॉजिट्स वो लेगी, जैसे हम लोग से लेती है तो सोचिए 5 लाख रुपया हम लोग डिपॉजिट करती है, 5 लाख डिपॉजिट। आप लोग को पता है कि दिस इज एसेट और लायबिलिटी ऑफ द बैंक। सही है, सही है ना? ठीक है, इट इज लायबिलिटी ऑफ द बैंक। इसी तरह से बहुत लोग जमा किए, तो टोटल बैंक के पास जो लायबिलिटी आ गया इट इज ₹100 करोड़। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, एक बैंक के पास टोटल लायबिलिटी इज ₹100 करोड़। अब क्या है, बैंक जो होगी इस 100 करोड़ का करेगी क्या? तो करेगी क्या, आप लोग को पता है ये बैंक इस 100 करोड़ का क्या करने वाली है? अंजलि थोड़ा थोड़ा बताइए तो, ये 100 करोड़ का क्या क्या करेगी? RBI को दे देगी। RBI को कितना % देगी और उसको क्या बोलते हैं? गड़बड़ कर दी ना, बोलिए। CRR बोलते हैं। CRR, यस CRR। CRR का फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो। कितना % है आजकल? जो कैश रिजर्व रेशियो इट इज 4%। 4% चल जाएगा RBI को। 4% विल गो टू RBI एज कैश रिजर्व रेशियो। बैंक एक काम होता है, अगर आप बैंक को 100 रुपए देंगे ना तो बैंक 4 रुपए RBI को भेज देगी, ऐसा नियम बनाया हुआ RBI। इसके अलावा उसका करीब करीब 18 रुपया वो क्या करेगी, मान लीजिए सोना खरीद कर रख लेगी। RBI बोलती है कि नहीं, सब पैसे इधर तो मत करो, रखो अपने पास, ठीक है, सोना या बॉन्ड, तो वो खरीद कर रख लेगी। तो 18.5 रुपये जो है यहाँ पर SLR वो रख लेगी। कुल मिलाकर के हम लोग देख पा रहे हैं कि करीब करीब 22-22.5% जो रुपया है ये लोन नहीं दे सकती है। ठीक ना? तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इसमें से वो 75 करोड़ रुपए जो है वो लोन देने के लिए रेडी हो गई। 25 हम बोल दिए 4% के RBI के पास, SLR गया 8.5%, 18.5%, वो उसके पास ही है, बॉन्ड्स, गोल्ड और लिक्विडिटी। लेकिन कुछ और भी पैसे एक्स्ट्रा रख लिए अपने पास में, और 75 करोड़ जो है वो दे दी है लोन। ठीक,
तो बेसल नॉर्म्स बोलता है कि लोन देने जा रहे हैं दूसरा का पैसा, तो कीप योर मनी इन योर पॉकेट, ऐसा बोलता है। ये तो इधर से उठा इधर दे दिया, इधर से हम पैसा लिए इधर बढ़ा दिया, लोन, बीच में कुछ पैसा कमा लिया, तब क्या होगा, अगर इनमें से कोई भी हमको पैसा वापस नहीं करेगा तो हम आप लोगों को वो दिन नहीं दे पाएंगे ना। ऐसे हालत में आप लोग डूब जाएंगे। तो बेसल नॉर्म्स बोलता है कि आप जब पैसा देने जा रहे हैं तो अपना पैसा भी रखिए अपने पास, एज योर कैपिटल। सब दूसरों का पैसा मत दे दीजिए, ठीक। जितना पैसा वो बोलती है रखने के लिए, दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, दैट इज CRAR। आप लोगों से लिए हम 100 में से मेरा 25 रुपया आसपास ही है, 4 रुपया गया है RBI के पास, 18.5 रुपया मेरा SLR, प्लस हम और भी पैसा रख लिए हैं यहां पर। ओवरऑल जो हम लोन अमाउंट डिसबर्स किए हैं दैट इज 75 डिसबर्सल। इस डिसबर्सल में मेरे पास वापस लौट के आया ओनली 45, ठीक है, 45 लौट के आ गया, 45 लौट के आया। और आप लोग बोल रहे हैं हम लोग का 100 रुपए दीजिए, तो हम कितना दे पाएंगे? 45 इधर से लाए हैं वो दे पाएंगे, प्लस मेरे पास घुमा फिरा के 25 रुपया है, ठीक। ये हो गया मेरे पास 70। तो आप लोगों का 30 रुपए नोट डुबा दिया ना। बेसल नॉर्म्स बोलता है कि इन लोगों का पैसा मत डुबाओ, अब डुबाने के लिए अपना पैसा रखो, कुछ पहले अपना डुबाओ, तब इन लोगों पर आज आना चाहिए, ठीक। तो जब भी किसी को लोन देते हो तो उसका एक खास परसेंटेज अपना कैपिटल रखो, और रखना पड़ेगा तुमको। दैट कैपिटल इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर थोड़ा अमाउंट बढ़ा रहे हैं ताकि हम 100 में वापस जा सके। यहां पर हमारा अमाउंट कर देते हैं 130 करोड़, और यहां पर हम लोन दे देते हैं 100 करोड़ का, ठीक है। सिंपल टर्म में फिर थोड़ा डिटेल बताएंगे। सिंपल टर्म में बेसल नॉर्म्स बोलता है द लोन यू गेव इज 100 करोड़, कीप इन योर पॉकेट 9 करोड़। आप तभी इधर से पैसा हम 100 लिए, 100 नहीं, अब लिए कितना? 130 इधर से लिए। बोलती है कि देखो जब भी लोन दोगे तो 9% अपना पैसा अपने पास रखना, 9 रुपया, तभी इधर बढ़ाना। 100 देने वाले हो तो बेसल नॉर्म्स बोलता है कि 9 रुपया है मेरा अपना। इससे क्या होगा कि अगर 9 रुपये तक का लॉस होगा तो आप लोगों पर असर नहीं पड़ेगा, मेरा जाएगा। हम बैंक का बिजनेस कर रहे हैं, आप लोग पैसे उठा के इधर दे रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि ये डुबाए तो एक आप लोगों के बीच में और इन लोगों के बीच में मेरा 9 रुपया रखा हुआ है, जो कि डूबेगा तो ये डूबेगा। अगर यहां से हमको 8 रुपए कम आया तो मेरा कैपिटल 8 रुपए कम, आप लोगों को पूरा दे देंगे, ठीक है। 9 रुपए कम आया तो 9 रुपए मेरा गया, आप लोगों को हम पूरा दे देंगे। इसके बाद आप लोगों को असर पड़ेगा, ठीक है। दिस इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, लेकिन अभी आपको शॉर्ट में हम बता दिया क्या, ठीक है। टायर 1 कैपिटल और टीयर 2 और टीयर 1 कैपिटल का थोड़ा बात करेंगे हम, लेकिन उससे पहले बात की है कि अगर सोच के अच्छा से मेरा जवाब दीजिएगा,
अगर आप लोगों से 100 करोड़ के जगह में अगर हम 200 करोड़ रुपए लिए होते तो हमको कितना रिजर्व रखना पड़ता? हम क्वेश्चन इसीलिए पूछे कि ये गलत है, हमको पता था गलत होने वाला है, लेकिन आप लोग अभी हम बैठा रहे हैं। CAR doesn't depend on the money taken। हम कितना भी डिपॉजिट ले ले उससे मेरा कैपिटल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इट ओनली डिपेंड्स और कितना दिए। ध्यान रखिएगा, ये जो है लायबिलिटी साइड पर डिपेंड नहीं करता है। लोन के अगर हम उसे 500 भी ले लेते, 500 करोड़, तो भी आप लोग नहीं बता पाते कि कितना हमको कैपिटल रखना पड़ेगा। आपका पैसा लेकर अगर अपने पास हम रखे हुए हैं तो हमको कोई कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जब हम बढ़ाएंगे किसी को तो जितना बढ़ाएंगे उतना उतना में वो असर पड़ने लगेगा। ठीक है, आप लोग से 500 लिए लेकिन हम 100 ही लोन दिए, ठीक, तो कितना हमको अपना पैसा रखना पड़ेगा? 9। आप लोग से 500 लिए और आप लोग को 200 दिए, कितना रखना पड़ेगा? 18 करोड़ रखना पड़ेगा ना। आप लोग से 1000 करोड़ ले लिए और इन लोगों को दिए 300 करोड़, तो कितना? 27। ठीक है ना। डिपॉजिट कितना लिए हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। क्या समझ पा रही सिला? ठीक है, इसका नाम है, इसका नाम यहां से पता, यहां से हमसे याद रहेगा, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। अभी भूल जाए रिस्क वेटेड को, थोड़े में समझा रहे हैं। कैपिटल टू, आप यहां पढ़िए एसेट रेशियो। एसेट, ओनली एसेट, जो हम पैसा दिए, दिस इज माई एसेट, दिस इज लायबिलिटी। लायबिलिटी डजंट काउंट इन दिस। ठीक है, बेसल नॉर्म्स में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में लायबिलिटी का काउंटिंग का कोई जरूरत नहीं है, केवल एसेट को काउंट करना है। ठीक, अब हम लोग आते हैं कि कुछ कुछ बातें जो थोड़ा थोड़ा डिटेल में घुस रहे हैं कि हमारे पास जो है CAR हम बताए 9%। 9% में भी एक कॉन्सेप्ट है। ये जो है CAR 9% में टीयर वन 7%। बता दे क्या है टीयर वन 7% एंड टीयर 2%। टीयर 1 क्या है? टीयर 1 थोड़ा हम अपना किसी को पार्टनर बनाते हैं, ये बना लेते हैं, नंदिनी को पार्टनर बना देते हैं, तो हम जो है, अंजलि भी पार्टनर है मेरी। अभी बैंक हम खोल ले तो बैंक में मेरा अपना शेयर 60% है, दैट इज माई कैपिटल। ठीक है, मान लीजिए हम 60 करोड़ का हम अपने पास पैसा ला करके एक बैंक खोले और इन लोगों से हम दोनों को से मिला करके 40 करोड़ ले लिया। कैसे लिए? हम मार्केट में शेयर सेल किए। नंदिनी 30 करोड़ का शेयर खरीद ली और अंजलि 10 करोड़ का शेयर खरीद ली। ये जो शेयर है ना, ये लोग भी मालिक है मेरे बैंक के। हम 60% मालिक है, ये लोग मिला के 40% मालिक है। तो ये जो मेरा 100 करोड़ है ना, दिस 100 करोड़ इज टीयर 1 कैपिटल। जो शेयर है और जो प्रमोटर का कैपिटल है और शेयर मार्केट में जो आया हुआ, दैट इज टीयर 1 कैपिटल। क्योंकि अगर लॉस होगा तो ये वाला जो लॉस है, ये वाला यहां से जो लॉस होगा ना, ये लॉस को लेकर के बैंक रनिंग रह सकता है। होगा क्या? लॉस होगा, लॉस होगा, लोगों को पता चल जाएगा, शेयर का वैल्यू गिरेगा, शेयर का दाम गिरेगा, इन लोगों को लॉस होगा, हमको भी लॉस होगा। और इन लोगों का हम शेयर खरीद करके हम जो 40 करोड़ रखे अपना 60 करोड़, अगर कल को 20 करोड़ का लॉस हो जाएगा तो 20 करोड़ का होगा तो ये लोग लॉस लेंगे 10, उसका 8 करोड़ का हम 12 करोड़ का लेंगे। ठीक है, हम 60% लॉस लेंगे, आप लोग 40% लॉस लेंगे। ठीक है, बैंक मेरे चलता रहेगा। ठीक, टीयर 2 कैपिटल में क्या होता है कि वैसा कैपिटल होता है कि बैंक जब बंद होने लगेगा ना, तब वो काम आएगा। अब बैंक फेल कर चुका है
तो शेयर तो सबसे पहले तो शेयर ही जाता है। उसके बाद क्या होता है कि बैंकों के पास कुछ ऐसे रिजर्व होते हैं जो कि अनऑडिटेड होते हैं, मतलब कि ऐसे सबको जो पता है दुनिया में कि कितना शेयर है। शेयर मेरे पास 100 करोड़ रुपए है, प्लस हम क्या किए कि 5 साल बैंक चलाया, बैंक चलाते चलते 20 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। दिस रिजर्व, दिस इज ऑडिटेड रिजर्व। तो मेरा टोटल जो 120 करोड़ है इट इज टियर 1 कैपिटल, ठीक है। और हम 1 साल ऑपरेशन कर रहे थे, उसका बड़ी ऑडिटिंग नहीं कराया है, उसका भी कुछ रिजर्व मेरे पास में, ठीक है। ये जो होगा दिस इज टियर 2 अनऑडिटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स। जब बैंक बंद होने लगेगा तो 120 नहीं, पहले बैंक लॉस लेगा तो मेरा 120 घटेगा, 120 घटते घटते खत्म होने लगेगा। तब क्या होगा कि बैंक चलाना मेरे लिए फिजिबल नहीं है। लेट अस वाइंड अप द बैंक। तो बैंक को वाइंड अप करेंगे तो बचा हुआ जो मेरा शेयर रहेगा कैपिटल, मान लीजिए कि हम 80 करोड़ डुबा दिए तो बस 40 करोड़ बचा हुआ है। 120 था ना मेरे पास, 40 बचा हुआ है, ये 40 और मान लीजिए 10 करोड़ वहां से निकला है अनऑडिटेड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स, तो 40 10 50, ये 50 करोड़ जब वाइंड अप होगा तो इन लोगों से हम पैसा लिए थे, इन लोगों से पैसा लिए थे, इन लोगों अगर इस 50 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान निकलता है, ठीक, मतलब इन लोगों को जो पैसा को लौटाना है अगर वो 50 करोड़ से ज्यादा है तब जाकर के इन लोगों को नुकसान होगा, नहीं तो 50 करोड़ तक अगर लौटाना है तो वो पैसा हम दे देंगे, पूरा लॉस मेरा खत्म हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो कैपिटल है ये कैपिटल डिपॉजिटर को प्रोटेक्ट करता है। अगर ये ज्यादा है तो डिपॉजिटर बड़ा शांत रहेगा, पता करेगा बैंक के बारे में, इस बैंक में पैसा रखना चाहिए क्या, पता चलता है इसका जो CAR है, पता चला कि CAR हम अभी 9% बोल रहे हैं, इसका CAR 10% है, इट इज गुड, बेसल नॉर्म्स के हिसाब से ठीक है। लेकिन किसी का पता चलता है इसका 20% है, तो बोले नहीं नहीं इसमें पैसा रखना बहुत सेफ है, डूबेगा तो मालिक लोग है ना पैसा के लिए, ठीक। इसमें भी अगर टियर 1 कैपिटल ज्यादा हो तो बैंक डूबेगा नहीं, इसका चांस ज्यादा रहेगा, क्योंकि वो रनिंग को में संभालने के लिए उसको माना जाता है कैपिटल, कि रनिंग में अगर लॉसेज होते हैं तो संभाल लेगा। और ये वाला जो है अगर ये ज्यादा है तो विंड अप होने के बाद कितना पैसा आएगा हम लोगों को मिल जाएगा, ये मतलब ये निकलता है वाइंडिंग अप के बाद। जब ये डिसाइड हो जाएगा लेट अस क्लोज द बैंक, तब ये पैसा थोड़ा प्रोटेक्ट करेगा, ये बैंक को बंद ही नहीं होने देगा टियर 1 अगर ज्यादा रहेगा तो। और अगर इसमें से सब्सटेंशियल लॉस हो गया, बैंक को बंद कर रहे हैं, तो इसका बचा हुआ और ये मिला करके डिपॉजिटर को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक। बेसल नॉर्म्स में ये 7 और 2 है। एक और भी एक कैपिटल होता है, उसको बोलते हैं कैपिटल कंजर्वेशन बफर। अगर उसको आप ऐड कर देंगे दिस इज 2.5%, तो किसी किसी जगह में आपको लिखा हुआ रहेगा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, कभी कभी किसी पेपर में कभी आ जाएगा लिखा रहेगा 11.5%, कहीं कभी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। अगर आपको पेपर में मिलता है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो इज 11.5%, तो आप हिसाब लगाइएगा कि 7% टियर 1, 2% टियर 2 एंड 2.5% कैपिटल कंजर्वेशन बफर, तो ये मिला जुला के 11.5% हो जाता है, ठीक है। वो हम आ रहे उस पे, वो हम अलग से बता देंगे, लेकिन मतलब अलग से बताएंगे, लेकिन हम ये बता रहे हैं कि पेपर में अगर आपको कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो ऐसा दिखता है तो वो उसमें ब्रैकेट में लिखा हुआ रहेगा इंक्लूडिंग कैपिटल कंजर्वेशन बफर, नहीं भी लिखा है तो आप समझ जाइएगा। तो हम अपनी जगह पे वापस आ जाए, वापस क्या है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। अब हमको कितना समझा चुके, हम ये समझा चुके कि कैपिटल टू एसेट रेशियो क्या है, ये हम क्लियर कर चुके हैं कैपिटल टू एसेट रेशियो, ठीक। अब हमको कितना काम करना है, कैपिटल टू रिस्क वेटेड। अब एसेट नहीं है, एसेट इज रिस्क वेटेड, ठीक। हम वो समझा रहे पार्ट को। व्हाट इज रिस्क वेटेड? रिस्क वेटेड क्या है कि मेरे पास एक बैंक है,
दिस इज द बैंक। बैंक का हिसाब किताब थोड़ा सा बता दे रहे हैं। अब तो हम लोगों को रिस्क वेटेड समझाने के लिए क्या हमको इसमें डिपॉजिट लिखना पड़ेगा? क्या 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 अभी हम समझाने जा रहे हैं आप लोगों को रिस्क वेटेड एसेट, तो क्या डिपॉजिट दिखाना पड़ेगा? नहीं दिखाना पड़ेगा ना। डिपॉजिट क्यों दिखाएंगे? हमको तो रिस्क वेटेड एसेट की बात कर रहे हैं ना। दूसरे को देते हैं दैट इज एसेट, और दूसरे से लेते हैं दैट इज लायबिलिटी। ठीक, बैंक जब डिपॉजिट लेती है ना तो ये लायबिलिटी होता है, देना है वापस। और बैंक लोन देती है तो वो बोलती है एसेट है मेरा, वहां पे है। ठीक है, वापस है क्या? हाँ, वापस है यहाँ पे रिस्क वेटेड एसेट। 100 रुपी, 100, अब रुपी करोड़ में दिखाते हैं, करोड़ में ही ठीक लगेगा। 100 करोड़ वो किसी को लोन देती है तो इट हैज टू बी वेटेड, वेटेड रिस्क वेटेड। रिस्क वेटेड क्या है? 100 करोड़ बैंक जो है वो सरकार को देती। सरकार बोली लोन दो, पैसा दो हमको, तो सरकार को देती। तो व्हाट इज द रिस्क? रिस्क इज 0। तो यहां पे लिखेगी 100 करोड़ इंटू 0। तो यहां पर जो मेरा कॉलम बन रहा है दिस इज रिस्क, और ये रिस्क यहां पे एक्चुअली इसमें लिखेंगे रिस्क, एंड हियर इज रिस्क वेटेड एसेट, एसेट दिस इज 0। तो व्हाट इज द कैपिटल आई शुड मेंटेन? तो 0 का 9%, दैट इज 0, नथिंग टू मेंटेन। ठीक, अब क्या है कि होम लोन दे रही है, टोटल होम लोन दी हुई है, टोटल होम लोन वो दी हुई है 200 करोड़, पूरा उसका मार्केट में है। होम लोन इज लो रिस्क वेटेड। ठीक, तो मान लीजिए इसका 20% रिस्क है, मान लेते हैं, तो 100 करोड़ इंटू 0.2, ठीक है, कितना निकल जाएगा? 200 करोड़, सॉरी 200 करोड़, गलत लिख रहे थे ना। 200 इंटू 0.2 कितना हो जाएगा? 4 करोड़, 40 करोड़, ठीक है, 40 करोड़, 20%, ठीक है, 40 करोड़। तो अब क्या है कि इस 40 करोड़ का 9% यू शैल मेंटेन, तो 40 का 9, तो 3.6 करोड़ यू शैल हैव इन योर पॉकेट। 3.6 करोड़, यानी जब होम लोन 200 करोड़ दिया जा रहा होगा तो मालिक लोग इस बात को इंश्योर करेंगे कि क्या बैंक में उनका कैपिटल 3.6 करोड़ रुपया लगा हुआ है। ठीक, क्या क्लियर है? इसी तरह से मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि पर्सनल लोन दिए हुए हैं 500 करोड़। पर्सनल लोन इज वेरी हाई रिस्क वेटेड। पर्सनल लोन का वापस आने का चांसेस बहुत ज्यादा नहीं होता है और कोई सिक्योरिटी भी नहीं होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे 80% हो, तो 80% होगा तो 500 इंटू 0.8 दैट इज 400 करोड़, और इसका 9% तो 36 करोड़। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि उनका कैपिटल 36 करोड़ होना चाहिए। अगर दिस इज द वन साइड ऑफ बैलेंस शीट, तो पूरा जो इनके पास कैपिटल बैंक का जब निकल करके आएगा तो इनके पास 36 और 39.6 करोड़ रुपया इस बैंक का कैपिटल होना चाहिए, तभी दे पाएगा। ठीक, अब क्या होगा कि अगर 200 करोड़ दिया, 200 करोड़ में 10 करोड़ रुपया वापस नहीं आया, ये वाला पैसा कम हो जाएगा। क्या राजीव, होगा ना? अगर 10 करोड़ नहीं आएगा तो जिसको लिए उसको देना है। तो मान लीजिए यहाँ का 10 करोड़ रुपया उठा करके दे दिए, कैपिटल को उठा करके, कैपिटल था उनके पास में, तो कैपिटल इनके पास बच गया 29.6 करोड़, 6 करोड़। ठीक है, अब देखिए ये वाला सेटल हो गया पूरा, लेकिन यहां पे अब आ जाइए
तो इसका स्थिति है गंभीर, क्योंकि केवल इस लोन के लिए उसको 36 करोड़ रुपया उसका कैपिटल होना चाहिए। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो हैज डिक्लाइंड, इट इज नाउ लेस देन 36 करोड़, इट इज नाउ 29 करोड़। क्या ठीक? तो अब क्या है, अब चूंकि बेसल नॉर्म्स का पालन करवाती है आरबीआई, तो आरबीआई इस बैंक का प्रमोटर लोगों को बोलेगी कि पैसा डालिए। ठीक, अब प्रमोटर फंस गए, तो प्रमोटर क्या करेंगे, प्रमोटर ऐसे हालत में निकालेंगे शेयर, निकाल सकते हैं शेयर, तो शेयर निकालेंगे और वो शेयर निकाल करके मार्केट में लोगों से पैसे इकट्ठा करेंगे। तो ये अगर हो जाएगा 36 करोड़, तो आरबीआई बोलेगी नाउ यू आर ओके, तुम 36 कर लिया, बाकी पैसा कवर कर लिए, मान लीजिए 7 करोड़ रुपए उठा लिए मार्केट से। इन जनरल या तो मालिक जो होगा, जो बड़ा शेयर होल्डर, वो अपना किसी और बिजनेस से पैसा लाके डाल देगा उसमें, ठीक, या फिर शेयर होल्डर करके पब्लिक से बोलेगा कि तुम लोग दो। लेकिन जब कभी भी अगर ये उठ जाएगा 36 पार, आरबीआई बोल देगी ठीक है, और नहीं अगर किया तो इसको एक्चुअली ले आएगी, इसको वो एक होता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, उसमें लेके आ जाएगी, उसमें बात करेंगे हम लोग बाद में। अगर इसका हेल्थ खराब है, आरबीआई सारे बैंकों से, सीधा सीधा बात है, सारे बैंकों से रिपोर्ट मांगती रहती है कि तुम लोगों का सीआरएआर क्या है, और जैसे ही सीआरएआर इनका कम हुआ 9% से, वैसे आरबीआई बोलेगी नाउ यू आर इन प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन प्लान, और उन पर तरह तरह का बंदिश लगाएगी, बोलेगी डिविडेंड मत देना। डिविडेंड नहीं देने से क्या होगा, रिजर्व बढ़ जाएगा ना इनका, ठीक। तो इस तरह से ये रोक लगा करके और इनको ठीक करती है। ठीक नहीं होंगे तो फिर अलग बात है, लेकिन आप लोग बात समझ गए कि बेसल नॉर्म्स जो है, बेसल नॉर्म्स का एक कॉन्सेप्ट है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। ये वर्ड जो है, वर्ड का एक एक पॉइंट समझ लीजिएगा। दिस इज अ रेशियो, कैपिटल ऊपर में आता है, कैपिटल यहां पे आएगा, कैपिटल एंड रिस्क वेटेड एसेट यहां पे आएगा। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 9%। आज के दिन में हाल क्या है, आज के दिन में जो है ये करीब करीब 16% है इंडियन बैंक का। इंडियन बैंक्स आर वेल कैपिटलाइज्ड। सरकारी बैंकों का तो बात छोड़ी दीजिए, 9% से नीचे गिरता है, सरकार आकर के पैसे डाल देती है, ठीक है। सरकारी बैंक में कोई हेडेक नहीं है, उनका गिरता है नीचे, ऐसा नहीं गिरता। आप ऐसा मत सोचिएगा कि बड़ा अच्छा हालत रहता है, गिरा है, कई बार गिरा है नीचे। आरबीआई का थ्रेशोल्ड को तोड़े हैं, तो सरकार बोलती है अरे अब तो बैंक को बचाना पड़ेगा, तो ला करके पैसे डाल देते हैं। किसका पैसा? हमारा टैक्स का पैसा। लेकिन यहां पर आज के दिन में इट इज इन गुड पोजीशन। तो ये जो है इट इज 16.1% आज के दिन में सीआरएआर है। इट इज वेरी गुड। इंटरनेशनली अगर पूरे हिसाब से देखेंगे तो अच्छा है ये। अलग अलग बैंक अलग होगा, बट एवरेज हम बता दिए 9% होना ही पड़ेगा। 9% नहीं, हाँ आरबीआई का क्यों होगा? नहीं समझे? हाँ वही यहाँ पे हमारे यहाँ पे ही इम्प्लीमेंट करा रही है। बस हमारे यहाँ पे बेसल नॉर्म्स इतना रखा गया है। नहीं 16.1 है, मतलब अगर बैंक अभी लॉस लेते भी है ना, तो अभी इनके पास बहुत पैसा है 9 का थ्रेशोल्ड तोड़ने के लिए। तो एक पॉइंट क्लियर कर दिया। दूसरा पॉइंट है, खत्म हो जाएगा सीट। दूसरा काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर। किसी भी इकोनॉमी में तेजी और मंदी आती रहती है, यानी कि कभी तेजी आएगी तो क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगा, लोग ज्यादा एम्प्लॉयड हो जाते हैं, बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ जाता है, ये चलता है चक्र। इसके बाद क्या होता है, एक दिन आता है जबकि सब कुछ खराब होने लगता है। दिस इज रिसेशन। ये होता है, ये इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। अभी हम लोग देखा जाए तो अभी एक तरह से रिसेसिव फेज में ही है हम लोग। 2010 के आसपास में एकदम मतलब टॉप फेज में थे, ठीक, रिसेशन। तो होता क्या है ना, ये फैलेसी सबका है, हम लोगों का भी है, सबके साथ में होता है। हम लोग जब कमा रहे होते हैं पैसा, या
तो हम लोग को लगता है ना कि और कमा लेंगे फ्यूचर में। हम लोग क्या करते हैं ना कि अपने ऊपर लोन भी ले लेते हैं। अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हो, सैलरीड लोगों को तो समझ में नहीं आएगा, बट हम बिजनेस कोई कर रहे हो और बिजनेस कर रहे हैं और हमारा बिजनेस का अच्छा प्रॉफिट आ रहा हो, तो हम लोग क्या करते हैं ना, और लोगों से पैसे लेकर के उसी बिजनेस में लगा देते हैं। हम लोग बैंकों से लोन भी ले लेते हैं। फिर एक दिन आता है रिसेशन, और रिसेशन आता है और हम दूसरों को भी पैसे डुबा देते हैं और बैंक के पैसे डुबा देते हैं। ये होता है जब हमारा हाई चल रहा होता है तो ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, सब कुछ अच्छा ही होगा। होता है मतलब अच्छा चल रहा है ना, तो हम लोग को लगता है कि सब अच्छा होगा, लेकिन जिंदगी ऐसा है नहीं। जिंदगी भी अच्छा होते 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 रहेगा और अच्छा झटका वो लगेगा तो सब कुछ लगेगा, सब एक झटका में बर्बाद हो गया। खैर, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो बैंक जो होते हैं वो बैंक्स अक्सर ओवर लिवरेज हो जाते हैं, यानी कि वो बहुत ज्यादा लोन दे देते हैं बिजनेस को। विजय माल्या का कांड याद कर लीजिए। क्लेमेंट होने का भी एक फायदा है। मेरा एक फ्रेंड है, वो ना चंदा, मतलब उसका काम ही है चंदा लेना, उसका लाइफ ऐसे ही चलता है। तो चंदा क्या, उसका एक मैगजीन छपता है, तो मैगजीन छपता है ना, तो उस मैगजीन में एडवर्टीजमेंट के नाम पे वो चंदा लेता है। मैगजीन बहुत ज़्यादा बिकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो जाके आदित्यपुर में घूमता है, हर कंपनी में जाता है, ये वाला मेरा मैगजीन है, इस मैगजीन में प्रचार दीजिए, तो 5,000 10,000 का प्रचार ले लेता है। वो को भी तरीका बात करने का, बट वो ले लेता है, उसको काम चल रहा है, लाइफ तो उसका चल रहा है। तो एक दिन वो आया था मेरे पास और बोला कि चलना आदित्यपुर, तो तुम आना घर। हम ऐसा बोले कि घर आना, हम लोग यहाँ से, हमको भी जाना है, हम अपना बाइक लेंगे, उसी में चलेंगे, वो कुछ काम भी है। तो बोला ना, हम तो कार से ही जाएंगे। हाँ, तो कहें कार से क्यों जाएगा, बाइक से चलो। बोला नहीं, हमको चंदा लेना है। तो चंदा लेना है, तो फिर वो बताया कि अगर हम कार से जाएंगे, उसका गेट पर कार लगाएंगे और उसके बाद हम अंदर घुसेंगे तो हमको ज़्यादा चंदा मिलेगा, और अगर हम बाइक लेकर जाएंगे तो हमको कम चंदा मिलेगा। तो विजय माल्या जो इतना सारा खर्चा करता था ना, उससे बैंक कंफ्यूज हो गया होंगे। इतना कमा रहा है तभी ना खर्चा कर रहा है। हम लोग ऐसे कैसे सोचते हैं, कितना कमा रहा है तभी ना खर्चा कर रहा है। तो बहुत लोग कर्ज में डूबे हुए भी रहेंगे ना, लेकिन आपको पैसा आपसे लेना होगा उनको, तो मोटा वाला चेन पहन के आएंगे सोना का, यहाँ पे चेन, यहाँ पे मोटा वाला कड़ा, ताकि आप देख के ही मतलब समझे कि कुछ है। कोई अगर आपसे पैसा मांग रहा है, कोई तो आप उसको 10 रुपया देंगे कि 100 रुपया देंगे, वो उसका लुक पर भी डिपेंड करता है। किसी को आप 10 रुपये देंगे खराब लगेगा, इसको 10 रुपया देना चाहिए, पैसा सूट बूट में है। और हम लोग हैं, वैसे ही लोग हैं हम लोग का फायदा उठाते हैं। हाँ, लोग फायदा उठाते हैं, वो अपना मतलब ड्रेसिंग सेंस से जो होगा ना, लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं कि हम बड़ा आदमी है, हमको ज्यादा पैसा चाहिए। मतलब पढ़ाई लिखाई से जरूरी नहीं कि लाइफ अच्छा चल जाएगा, ये भी एक तरीका होता है। तो बात यह है कि जब इकोनॉमी जो होती है, जब बूम में होती है ना, तो बैंक कंफ्यूज हो जाते हैं और लोगों को लोन पे लोन देते जाते हैं। तो उन्हें लगता है हर बिजनेस चल रहा है, माल्या का बिजनेस जैसे चला तो लोन पे लोन देते गए। और जब आता है बस्ट, जब फैक्ट्रियां बंद होने लगती हैं, लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, ऐसे हालत में बैंकों के पास पैसा ही नहीं होता कि वो लोन दे सके। क्यों नहीं होता? क्योंकि विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ये लोग डुबा करके भाग गए होते हैं। बूम पीरियड में दिया गया लोन बस्ट पीरियड को खराब कर देता है। एक अलग सेंस में अगर बात करें, अगर हम लोगों का जिंदगी बहुत अच्छा चल रहा हो, आप लोग अगर बिजनेस में हों और बिजनेस आपका बहुत अच्छा चल रहा हो, तो एक कंपनी से दूसरा कंपनी, दूसरा कंपनी से तीसरा कंपनी अगर आप खोल देंगे, तो हो सकता है कि जब इकोनॉमी खराब होगा तो आप रोड पे आ जाएंगे। रोड पे कुछ नहीं बचेगा क्योंकि सब पैसे इधर उधर लग गया है। तो जो लोग एक्सपीरियंस्ड है क्या बोलते हैं, जब पैसा कमा रहा है तो थोड़ा थोड़ा सोना वोना में लगा दो, और अगर थोड़ा पैट्रियार्की की बात करें तो थोड़ा वाइफ का हाथ में दे दो, कहीं ना कहीं रखवा दो, नाम से सेव करवा दो, ठीक, क्योंकि पैसा वो सेफ पैसा हो जाता है। और जब खराब दिन आता है ना, तो वो फिर पैसा निकलता है लोगों का। और खराब दिन में कुछ नया धंधा करने के लिए पैसा की जरूरत होता है, क्योंकि आप तो पुराना धंधा को डूब चुका है। तो ये जो है काउंटर साइक्लिकल कैपिटल बफर,
ये बोलता है कि जब बूम टाइम हो रहा है उस टाइम में आपको कुछ पैसा कैपिटल में डाल के रखना है, बचा के रखना है, ताकि आप बस्ट टाइम में लोन दे सके। बात यह है ऐसा क्यों सोचा गया? सोचा इसलिए गया ना क्योंकि जब बस्ट टाइम होता है, जब रिसेशन का, मंदी का टाइम होता है और इसी टाइम में लोन नहीं मिलेगा तो मंदी खत्म कैसे होगा? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं। कहने का मतलब है कि बैंक तो डूब चुके हैं, अब लोग नए नए लोग जा रहे हैं उसके पास कि पैसा दो ना, काम करना है, फिर फैक्ट्री लगाना है। तो वो क्या बोलेगा, रुको माल्या को फोन करते हैं। तो माल्या को फोन कर, माल्या बोले हम कहां से, हम तो पैसे डुबा चुके हैं। तो नया आदमी तो नहीं कर पाएगा ना। तो अगर एक बचा के रखा होता कुछ पैसा तो नए आदमी को देता, नए आदमी को देने से क्या होता, एक कंपनी खोलता, नए लोग एम्प्लॉयड होते ना, एम्प्लॉयमेंट भी खत्म होता, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होता, नए लोग एम्प्लॉयड होते, लोग पैसा कमाते, खर्च करते तो कुछ और लोग फैक्ट्री खोलते। खर्च तो वो कर रहे हैं, लेकिन एक खर्च ही तो रुक गया क्योंकि बूम टाइम में पूरा पैसा बर्बाद कर दिया। तो बस्ट टाइम में अगर बैंक के पास पैसा होगा तो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उस समय लोन देना ज्यादा जरूरी होता है कंपेयर टू बूम। बूम में ना अगर बैंक नहीं पैसा देगी तो शेयर मार्केट से लोग जो होगा उठा लेंगे पैसा, क्योंकि सबको विश्वास है, वो डिवेंचर निकाल करके पैसा ले लेंगे, ठीक ना, क्योंकि सबको भरोसा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन बस्ट टाइम में कौन देगा लोन? कोई तो पैसा देना नहीं चाहेगा ना, रिटेलर तो चाहेगा नहीं कि इसमें घुसे हम। तो ऐसे टाइम में बैंक जो होंगे वो काम आएंगे। दिस इज काउंटर साइक्लिकल बफर। ठीक, बेसल नॉर्म्स में काउंटर साइक्लिकल मतलब देख लीजिए, साइकिल जो साइकिल गिरता है काउंटर साइक्लिकल, उसमें कैपिटल का बफर उसके लिए होना चाहिए, उस दिन के लिए होना चाहिए। दैट इज काउंटर साइक्लिकल बफर। अच्छा, समझ के बाद काउंटर साइक्लिकल बफर क्या है कि बैंकों को रिसेशन के टाइम के लिए जो कैपिटल रखना पड़ता है, दैट इज काउंटर साइक्लिकल बफर। दिस इज पार्ट ऑफ बेसल नॉर्म्स, लेकिन इंडिया में आरबीआई इसको अभी फिलहाल लागू नहीं करवा रहे। रघुराम राजन इसको लागू करवाने के फेवर में थे, लेकिन उसके बाद जो हमारे गवर्नर जनरल आए नहीं करवा रहे हैं। और नेक्स्ट है हमारा कैपिटल कंजर्वेशन बफर। कैपिटल कंजर्वेशन बफर ये हमारे यहाँ लागू है, हम बता ही दिए आप लोगों को, अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे। कितना परसेंट है अंजलि? 2.5%। तो कैपिटल कन्वर्जेशन बफर क्या है कि इन नॉर्मल टाइम्स जब बैंकों का बिजनेस अच्छा चल रहा हो तो इनको अपना 2% जो है रिस्क वेटेड एसेट का इनको रखना है एज ए कैपिटल। ठीक है, ये भी वही है, कैपिटल रिस्क वेटेड एसेट ही है, बट इट इज 2%। इन नॉर्मल टाइम्स में इनको रख लेना है, हाँ 2.5% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट, हाँ रखेंगे, ताकि इनका बुरा टाइम में वो काम आ सके। कुल मिलाकर के रिस्क वेटेड एसेट जो होता है इस तरह से ये हो जाता है 11.5। तो अगर ये इसको बेसल नॉर्म्स का पालन नहीं कर पाते हैं बैंक्स, तो आरबीआई इन पे कार्रवाई करती है। कार्रवाई जो करती है हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। तो यार रहने देते हैं, कल दोनों क्लास करंट अफेयर्स का होगा। सबको मिल गया ना सीट?